नमस्कार, वायर की इस बातचीत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसे तो 6 महीने रह गए हैं, मगर पूरे प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, राजनीतिक दल है, उन्होंने अपनी अपनी तैयारियां बहुत ही अच्छे से अब शुरू कर दी है और ग्राउंड में भी कैंपेन हो रहे हैं और उनके नेता भी अलग अलग जगहों में जाकर जो भाषण दे रहे हैं, उसमें पूरा उनका जो चुनावी रंग है वो सामने नज़र आ रहा है। चाहे वो योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान का जो कमेंट है उस पे हो, या फिर प्रधानमंत्री ने जो अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की उसमें हो, या चाहे अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के जितने कमेंट्स हैं अभी जो वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और लगातार योगी आदित्यनाथ के सरकार का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसमें हो, या चाहे मायावती जो अभी उन्होंने एक फिर से वो ब्राह्मण दलित अलायंस का जो एक तरीके से प्रयास चालू किया है उस पे हो, हर हर इस तरीके की गतिविधियों में एक चुनावी रंग सामने नज़र आ रहा है। आज हमारे साथ सुधीर पंवार जी है, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता तो हैं ही, मगर यूपी में एक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी जाने जाते हैं और उनका अनुभव है और उनका जो पूरा करियर है उसमें वो लगातार राजनीतिक प्रश्नों का एक विश्लेषण करते आए हैं और एक तरीके से एक यूपी चुनाव और उत्तर प्रदेश को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। ऐसे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामली से आते हैं और वहाँ पर पिछले चुनावों में वो चुनाव भी लड़े थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, और लगातार ये जो पूरा जो किसान आंदोलन का दौर रहा और अभी जो महापंचायत हुई थी सितंबर 5 को, उसमें किस लगातार वो अपनी प्रतिक्रियाएं मीडिया के साथ शेयर करते आए हैं। आज हमारे साथ वो हैं, जहां पर हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले जो चुनाव हैं वो उसमें किस तरीके से सारे इक्वेशंस प्लेस्ड हैं और किस तरीके से आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तैयारी तो कैसी है, मगर ये बीजेपी को जो सारे ऑपोजिशन दल किस तरीके से वो चैलेंज करेंगे, या फिर अभी माहौल कैसा है। नमस्कार सुधीर जी, आपका जी बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और पहला मेरा सवाल तो ये है कि अभी 6 महीने रह गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको क्या लगता है कि अभी का जो राजनीतिक जो एक तरीके से जिसको हम अंग्रेज़ी में इक्वेशंस कहते हैं, आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से प्लेस्ड है अभी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होते हैं वो तो हमेशा लगातार फोर कॉर्नर्ड फाइट होती है, लेकिन इस बार जो है ऐसा लग रहा है कि भाजपा बनाम एक तरीके से एक सपा का जो अलायंस है वो सामने उभर के आता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने जो खबरों की दुनिया है उसमें विश्वसनीय नाम है वायर का, उसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका शुक्रिया। और जो दर्शक हैं उनका धन्यवाद कि वो इस कार्यक्रम से जुड़े। आपके प्रश्न जो हैं वो कि 6 महीने बाकी हैं। जनता आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों से परेशान है। वो उसके अलग अलग कारण हैं और अलग अलग वर्गों के अलग अलग कारण हैं। जहाँ तक राजनीतिक एक व्यूह रचना है, ये तो उसके वो तो अब धीरे धीरे स्पष्ट है कि एक और सत्ताधार पक्ष है भाजपा, जो केंद्र में भी जिनकी सत्ता है और उत्तर प्रदेश में सत्ता है। दूसरी तरफ जो अब मुख्य विपक्ष है वो समाजवादी पार्टी है। चुनाव में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी है, लेकिन उन लोगों ने भी मान लिया और शायद जनता भी ये स्वीकार कर चुकी कि अब मुख्य विपक्षी दल सपा है और भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में 2022 का चुनाव का निर्णय होने वाला है। बाकी भूमिका रहेगी और दलों की, लेकिन वो भूमिका किसी विपक्ष की भूमिका होगी, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए इन दोनों उसमें संघर्ष होगा। जहाँ तक आपने मुद्दे की बात कही, तो पिछले दिनों जहाँ तक मुझे जानकारी है कि
भारतीय जनता पार्टी का निर्णय ये हुआ कि हम लोग इस चुनाव को पिछले वाले फार्मूले पर लड़ेंगे, और पिछले वाले फार्मूला था उनका कि इस चुनाव को हम सांप्रदायिक के आधार पर लड़ेंगे। यदि आप मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के पिछले कुछ कमेंट्स देखें, वो दर्शकों से पूछते हैं अपने जो उनके मीटिंग में आए हुए कि क्या आपको 2017 से पहले राशन मिलता था, मतलब ये सवाल, और उसके साथ सीधे सीधे अब्बा जान से जोड़ देते हैं। तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने एक अब्बा जान को एक विशेष धर्म के साथ संबद्ध करने की कोशिश की, तो उनसे उनकी एक इंटेंट वो स्पष्ट है, उनका इरादा स्पष्ट है कि वो चुनाव को किस ओर ले जाना चाहते हैं। पहले जो जनसंख्या नीति है उसमें भी वो आया, तो वो एक पोलराइजेशन है, लेकिन जब पोलराइजेशन होता है तो उसका काउंटर पोलराइजेशन भी है। तो वो इतना पोलराइज कर चुके कि दूसरे पक्ष को पोलराइज अपने आप होना पड़ रहा। तो ये दो ध्रुव का चुनाव होगा, दो ध्रुव में वो बांटने की कोशिश करेंगे, और उसका जो, लेकिन जो जनता है वो ना तो उस ध्रुव में जाना चाहती ना उस पोल पे जाना चाहती। दोनों ध्रुव के जनता की जो आवाज़ है वो दूसरी है, और वो कई जगह हम लोग देख रहे हैं कि वो रिफ्लेक्ट भी होती है। जैसे आपने 5 सितंबर का जिक्र किया, तो 5 सितंबर में एक किसानों की बड़ी संख्या थी, और उसमें जो जिस तरीके से ये चुनाव करना चाहती है भाजपा, उस दोनों को वो नेगलेक्ट करके आई थी। उसमें मुस्लिम भी थे और उसमें हिंदू भी थे। तो वो हिंदू मुस्लिम वाला जो चुनाव है, एकता वाला, यदि दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा का चुनावी एजेंडा खत्म हो जाता है। और किसान वहाँ क्यों आए, बहुत मैंने विश्लेषण पढ़े, कोई चीज़ का एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। ऐसा नहीं कि ये जो किसान का जो मुद्दा है वो एक किसान आंदोलन से शुरू हुआ। किसान आंदोलन तो उसका एक परिणाम है। यदि हम अभी सिचुएशन असेसमेंट सर्वे की रिपोर्ट आई, जो बड़ी क्रेडिबल रिपोर्ट मानी जाती है, जिसमें पिछले 4 साल का एक परिणाम है, और भारत सरकार की रिपोर्ट है, तो उसमें कोई एलिगेशन भी नहीं लगा सकता कि ये विपक्ष की कोई बात है। उसमें ये कहा गया कि किसान का कर्ज इन पिछले 4 सालों में 2 गुना हो गया। जो 2019 तक की रिपोर्ट है। यदि उसके बाद तो कोरोना भी आया, और कोरोना में किसान की हालत बहुत ख़राब रही। तो यदि किसान का कर्ज 2 गुना होगा, तो उसका सीधा सा मतलब है कि जो लागत है और जो किसान को जो पैसा मिलता है, उन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है कि उसे उसकी पूर्ति कर्ज लेके करनी पड़ रही। तो किसान तो वहाँ है, और यदि हम उसके साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, तो जब किसान की अर्थव्यवस्था खराब होती है तो पूरा का पूरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था ख़त्म होती है। उसके साथ दस्तकार हैं, उसके साथ जो मजदूर हैं, जो खेत मजदूर हैं, जो हमारे और जो सेक्शन हैं, उनकी अर्थव्यवस्था भी जाती है। सीधे सीधे उसका परिणाम होता है कि शहरों की ओर पलायन होता है। और हम 2 बार देख चुके हैं कोरोना के टाइम में कि एक बार बड़ी संख्या में लोग शहरों से गांव की ओर गए। बड़े हृदय विदारक उनकी तस्वीरें थी, बड़ी कहानियाँ थी कि कुछ लोग रास्ते में घर भी नहीं पहुंच पाए। और उसके बाद 6 महीने बाद ही फिर दोबारा से शहर आना शुरू हुआ, और अब शहर में बेरोजगार हैं। वो अभी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जो सरकार के अलावा हैं, क्योंकि सरकार ने रिपोर्ट्स देना बंद कर दिया, लेकिन जितनी भी संस्थाएं हैं जो रिपोर्ट्स देती हैं, तो आज देश में और प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश को देश से अलग नहीं किया जा सकता, वहाँ पे जो बेरोजगारी और महंगाई, इन दोनों का जो कॉकटेल है, मुझे लगता है कि चुनाव कहीं ना कहीं इन 2 चीज़ों से प्रभावित होगा, बेरोजगारी से और जो महंगाई है। और उन दोनों का जो समन्वित वो होगा, उसमें लोगों की नाराज़गी है, भयंकर नाराज़गी है। मुझे जो भी फील्ड में रिपोर्टर जाते हैं, वो सब लोग आके बताते हैं, फील्ड यदि अखबार के स्थानीय पृष्ठ देखे जाएँ, तो स्थानीय पृष्ठ का जो कलेवर है वो मुख्य पृष्ठ पे जो आती हैं चीज़ें, उससे बिल्कुल अलग है। तो ये एक अलग तरीके का चुनाव है, जिसमें सरकार कुछ और सोच रही, जनता कुछ और सोचती है, और पॉलिटिकल पार्टी कुछ और सोचती है। हाँ, तो प्रोफेसर सुधीर, ध्रुवीकरण की बात हम आगे चलकर करेंगे, लेकिन अभी आपने 2 बहुत अहम मुद्दे उठाए, जो कि है बेरोजगारी और महंगाई की। जनता का सवाल इस बार ये उठकर खड़ा हो गया है। लेकिन ये मुझे जानना है कि ये बात आप किस आधार पे कह रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक वेस्टर्न यूपी खास करके देखा कि शुगर केन ड्यूज़ जो है
वो लगातार 10-15 साल में हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन चुनाव के टाइम जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है वो ज़्यादा भारी हो जाता है। तो इस बार महापंचायत हुए, किसान आंदोलन हो रहे हैं वेस्टर्न यूपी में, जहाँ पर एक ऐसा माहौल खड़ा होकर आया है कि जहाँ पर ये जो ट्रेडिशनली जो इनिमिकल कम्युनिटीज़ है, जो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद अलग हो गए थे जाट और मुस्लिम, वो एक मंच पर साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन भाजपा का जिस तरीके से अभी रोड मैप लग रहा है, जो आपने भी एक हिंट किया कि फिर से उसी फॉर्मूला में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ यूपी चुनाव को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके नेताओं के भाषण में पता चल रहा है। तो इस पे ऑपोजिशन किस तरीके से, दो सवाल है कि आपका फीडबैक ग्राउंड पर क्या लग रहा है कि ये बेरोजगारी और महंगाई इलेक्टोरल मुद्दे बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, और अपोजिशन पार्टीज को इस तरीके के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या आप लोगों के पास स्ट्रैटेजी है? अभी हमने बंगाल में देखा कि ममता बनर्जी ने सक्सेसफुली उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की एक स्ट्रैटेजी को न्यूट्रलाइज करके जीत कर आई। वो यूपी में क्या वैसा कुछ प्लान है? नहीं, यूपी में तो आपके पहले सवाल का जवाब तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जनता ने मन बना लिया, क्योंकि उनका अनुभव है जी। यदि हम एक जो मध्यवर्गीय जिंदगी है तो उसमें 3 चीज़ों की जो मेजर घर का खर्च है वो गैस पे होता है, जो रसोई गैस है, वो जो बिजली है उस पे होता है, और जो रोज़ाना खाने पीने की चीज़ें हैं उस पे होता है। तो तीनों का यदि हम देखें तो गैस का हम लोग जब भाजपा सत्ता में आई तो शायद 3 गुने से ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ गया, जब वो सीधा मध्य वर्ग को और निम्न वर्ग को प्रभावित करती है, उच्च वर्ग को उसकी आमदनी बढ़ी। यदि हम दूसरा जो खाद्य वस्तु हैं, तो जो ज़रूरी चीज़ है रसोई की वो तेल है, खाद्य तेल, यदि हम देखें तो करीब 100% से ज़्यादा का उछाल है इन पिछले 4-5 साल में। और बिजली का जहाँ तक उत्तर प्रदेश में बात है तो बगल के जो हमारा राज्य है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, वहाँ पे जो सरकार ने उज्ज्वला योजना दी थी तो उन सब के कनेक्शन ज़्यादातर के नॉन पेमेंट में काट दिए गए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा चुनाव से पहले कि किसी बिजली बिल बकाया होने पे भी अब बिजली नहीं काटी जाएगी, तो ये कंसेशन उन्होंने दिया। तो ये तीनों चीज़ें चुनाव से को प्रभावित करेंगी, या चुनाव हो सकता है चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाए। जहाँ तक धर्म की बात है तो भाजपा पिछले 15 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर थी। लोगों को ये लगा, जब केंद्र में मोदी जी की सरकार थी तो उन्हें लगा कि ये खुद भी प्रचारित करते थे कि हमें एक बार दोनों जगह दिल्ली और लखनऊ में सरकार बनाने का मौका दीजिए, हमारी डबल इंजन की सरकार जो है वो फायदा करेगी आपका। तो अब जवाब उन्हें देना, पिछली बार तो विपक्ष के ऊपर भाजपा हमलावर थी और उनके पास केंद्र की शक्ति भी थी। यदि आप देखें तो पूरा चुनाव मोदी जी के चारों तरफ लड़ा गया था, और मोदी जी आखिर में एक सभा में कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा उठा के उस माहौल को सांप्रदायिक रंग दे चुके थे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ आर्थिकी के वायदे भी किए थे, जैसे किसान के साथ था कि वो 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। हर जिले में चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे एक मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया जाएगा, यदि किसान को कोई घाटा होता है तो वो उसका पैसा देंगे। तो कई वायदे थे। गरीब के साथ वायदा था कि हम 15 लाख रुपए का भी जिक्र कहीं कहीं आता था, जो वो भले ही सामने ना करें लेकिन घर घर जाके जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो जीरो अकाउंट की और 15 लाख रुपए की बात करते थे। साथ साथ योगी जी का एक काम करता था कि 15 लाख तो ऐसे ही आ जाएंगे खाते में। तो उन सब चीज़ों के ऊपर सत्ता मिली, वोट परसेंटेज बढ़ा, धार्मिक भावनाएं भी भड़काई गई। लेकिन जहाँ तक अब की बात है आज के कंटेक्स्ट में, तो धार्मिक भावनाओं का अपना एक उम्र होती है। यदि वो लगातार चलती रहती तो पूरी दुनिया आज तक लड़ाई में रहती, पूरी दुनिया में शांति नहीं होती। लेकिन डेमोक्रेसी में हर मुद्दे की एक उम्र होती है। और ज़्यादातर जो पूरी दुनिया में यदि हम देखें कि वोटिंग बिहेवियर या वोट क्यों डालता है आदमी, तो सबसे पहले उसके अपने व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। तो व्यक्तिगत अनुभव अब की बार किसान का, मजदूर का, मध्य वर्ग का, वो इनसे भाजपा के विरोध में है, क्योंकि वो अपना कोई वायदा पूरा नहीं कर पाए।
तो ये चुनाव विपक्ष के बजाय हमें तो ये लगता है कि ये चुनाव जनता लड़ने वाली है, विपक्ष तो उसके साथ खड़ा रहेगा। जनता ने फैसला कर लिया और अब शायद ये होगा, क्योंकि मीडिया में जिस तरीके की चीज़ें हैं जो आती हैं तो जनता को उससे भी निराशा है, नाराज़गी है, वो कहीं उसकी चीज़ का रिफ्लेक्शन नहीं है। तो वो तो चुनाव के दिन का इंतजार करते हैं, जिस दिन उसके हाथ में सत्ता परिवर्तन का ताकत आएगी तो उस ताकत को वो इस्तेमाल करेगा। जो हम लोग घूम के देखते हैं तो उसे मालूम है अब ये पहला चुनाव है जब पॉलिटिकल पार्टी ने, एक आम आदमी, एक साधारण नागरिक कहता है कि ये भाजपा सांप्रदायिकता लाएगी, चुनाव सांप्रदायिक आधार पर लगाने की कोशिश करेगी। तो जो उसका सरप्राइजिंग एलिमेंट था चुनाव में लड़ने का कि वो कैसे लाएगी, उससे जो वोटर है वो पहले ही सावधान है, उसे पता कि ऐसा करेंगे। तो उसने उसका जवाब सोच रखा कि मैं सवाल क्या पूछूंगा। तो इसीलिए जो भी केंद्रीय मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाता है लोग सवाल पूछते हैं। इन लोगों ने जाना बंद कर दिया। आप जिनकी बात कर रहे थे कि 50% उनके पास वोट था, उनके सम्मेलन किसी खुली जगह पर ना होगा, ऑडिटोरियम में हाल में होने लगे और बाहर पुलिस का पहरा रहता है। तो ये 50% के जो जिसके पास वोट शेयर था वो जिस चुनाव तक आते आते वो स्टेडियम में अपनी मीटिंग करते हैं या वो उसका जो फोटो छपता है पुलिस के पहरे में मीटिंग करने के लिए मजबूर है। तो वो जनसमर्थन तो चला गया, वो जनसमर्थन तो अब साथ में नहीं है, क्योंकि उसने एक विश्लेषण किया, उनके साथ नहीं है। ये जो पूरा जो अभी हम देख रहे हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार मुख्यमंत्री के प्रचार हर जगह है और प्रचार पे यूपी सरकार बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। उसका उन प्रचार और इस तरीके से जो अपने डेवलपमेंट के सारे जो स्कीम्स और अचीवमेंट्स गिनवा रही है वो प्रचारों में यूपी सरकार, उसका कहीं ना कहीं कुछ असर इलेक्शन में होता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, वो एक हम कहते हैं पूरक व्यवहार कहते हैं, कंपनसेटरी बिहेवियर। जो जब आपने कुछ किया नहीं तो आप प्रचार ही करेंगे। अभी जो सप्लीमेंट्री बजट आया उसमें 500 करोड़ रुपया सबसे ज्यादा धनराशि वो रखी गई, मतलब प्रचार के लिए। तो यदि किसी सरकार को 5 साल के बाद में प्रचार के लिए बुकलेट छपवानी पड़े और 5 साल के बाद मुख्यमंत्री को ये कहना पड़े कि मैंने इतनी चीजें कराई, और जनता को यकीन दिलाने के लिए अखबार में झूठा विज्ञापन छपवाना पड़े, जिसे बाद में डिटेक्ट किया गया इंडियन एक्सप्रेस, मतलब ये शायद पहली बार हुआ कहीं भी, मतलब किसी प्रजातांत्रिक देश में जहां फोटो भी किसी दूसरे प्रदेश की लगी हो और उसकी दूसरे मतलब देश की और प्रदेश की लगी हो और उसे अपना अचीवमेंट बताया जा रहा, तो ये शायद पहली बार हुआ। तो ये स्थिति क्यों आई? जनता का सवाल तो ये है कि ये स्थिति क्यों आई, आपने यहाँ पे कुछ नहीं क्यों नहीं किया। अभी एक जगह कहीं हम लोग मीटिंग में थे तो भाजपा के आदमी से सवाल हुआ, जो नेता थे, कि आप अपना किया हुआ कोई एक काम बता दीजिए, जो वो वाकई जवाब नहीं दे पाए। अभी मैं अपने ज़िले में देख रहा था, वहाँ पे एक बढ़िया बुकलेट छपवाई गई। उस बुकलेट में उन सब प्रोजेक्ट्स का जिक्र है जो समाजवादी पार्टी के टाइम में शुरू हुए। तो अब जनता के पास तुलना करने के लिए 2 सरकारें हैं, एक योगी सरकार है, एक अखिलेश यादव की सरकार थी जो पिछले 5 साल उनके थे। अब जनता तुलना करने में ये आ गई कि नहीं, ये सरकार तो वो अच्छी थी, वो चली गई। क्यों गई? वो आपने पूछा था कि एक तो डबल इंजन का लोगों को था कि यदि दोनों सरकार मिल जाएंगी, एक ना केंद्र सरकार के बारे में राय थी और प्रदेश सरकार अब एक्सपोज हो गए है, तो ये इतनी बात है। तो ये मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी आप लोग कह रहे थे कि आप ही मुझे बता रहे थे कि अभी सपा की जो दावेदारी है वो सबसे ज़्यादा अहम है और वो भाजपा के सामने जो सबसे जो प्रमुख जो विपक्ष की जो पार्टी है वो सपा ही उभर के आ रही है। क्यों आपको ऐसा? लेकिन हमने ये भी देखा है कि हिस्टोरिकली बीएसपी जो है अपने ख़राब प्रदर्शन के बावजूद भी 18% के आसपास वोट लेकर आती है। तो इस तरीके से जो अगर विपक्ष का अगर वोट कहीं ना कहीं बदलता है, बट रहा है, और सपा जो मानी जाती है कि वो उनके पास यादव और मुसलमानों का जो वोट है वो कहीं कुल मिला के शायद 25 या 30% के आसपास होता है। तो ये जो बाकी का जो क्योंकि यूपी में जाति एक बहुत प्रमुख फैक्टर है यूपी में, तो वो जो नॉन यादव ओबीसीज या नॉन जाट ऑफ दलित्स, उनके बीच में सपा की क्या आउटरीच रहेगी या क्या हो रही है? क्या कैसे वो मुसलमान और यादव के अलावा जो वोट है वो कैसे वो अपनी तरफ कर पाएंगे?
इस एंटी इनकम्बेंसी को बेसिकली वो कैपिटलाइज हर जातियों के बीच में किस तरीके से कर पाएंगे? बीजेपी उस प्रयोग को करके देख चुकी। वो 2017 में जो सरकार आई बीजेपी की, वो उसी कॉन्ग्लोमरेशन के साथ आई। लेकिन अभी जो हम यदि उत्तर प्रदेश का सिनेरियो देखें तो जगह जगह जाति के सम्मेलन हैं। कल ही मुजफ्फरनगर में ब्राह्मण सम्मेलन था जो जिसमें सपा के लोग आए हुए थे। जब सरकार से नाराजगी होती है तो सभी वर्गों को और सभी जातियों की होती है। सभी जातियां उसमें अब हिस्सा भी बनने लगी, क्योंकि सबको ये मालूम है कि यदि भाजपा की सरकार जाएगी तो यही एक सशक्त आवाज़ है अखिलेश यादव की, और उनकी सरकार से तुलना भी होने लगी तो उनके साथ आएंगे। और जहाँ तक जो जाति और धर्म की बात है तो अखिलेश यादव जी ने एक जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। 2-3 दल के साथ तो समझौता फाइनल हो चुका। राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनका जयंत चौधरी जी के साथ में उनका एक समझौता है विधानसभा चुनाव के लिए। एक चौहान जी हैं वहाँ पे जो पूर्वांचल में उनकी अच्छी स्थिति है। कल्याण सिंह है जिनके पास लोध जाति का एक बड़ा वोट बैंक है। तो जो और छोटे दल हैं उन सब के साथ बातचीत चल रही। यदि ये बातचीत सफल रहती है तो जो सामाजिक एक समीकरण है या जो जिसे हम रेनबो कॉम्बिनेशन कहते हैं वो भी आपको दिखाई देगा। अभी 6 महीने पहले सभी में एक हलचल है और वो उसका जो, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अब की बार बहुत दिन के बाद में वास्तविक मुद्दों पर लड़ा जाने वाला, जिसमें किसान के मुद्दे होंगे, जिसमें नौजवान के मुद्दे होंगे, जिसमें गरीब के मुद्दे होंगे। मैं आपको याद दिलाऊं कि केंद्र सरकार ने बड़ी संख्या में नौकरी का वायदा किया था, 2 करोड़ का। यहाँ पे लाखों नौकरी का था, लेकिन शायद ही कोई ऐसी परीक्षा रही हो भर्ती की जो कोर्ट में न गई हो, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई उत्तर प्रदेश में। वो अभी तक जो पिछड़े वर्ग के या दलित वर्ग के जो आरक्षण जिन वर्गों का है उन्हें वो आरक्षण नहीं मिला तो वो आंदोलन कर रहे। दूसरे भी जो लोग हैं, जो युवा वर्ग है, वो इस सरकार से सबसे नाराज है, जबकि उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी लाने में से, क्योंकि उसे लगता था कि जो राष्ट्रवाद का नाम ले रही सरकार या राष्ट्रवाद पर जो चुनाव लड़ती है वो राष्ट्र का वाकई भला चाहती हो। अब वही सबसे ज़्यादा वोकल है। तो ये आपका मानना है कि अगर जनता इन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, जैसे बेरोजगारी हुआ या फिर महंगाई हुआ, तो उसमें भाजपा आगे नहीं आएगी। लेकिन बहुत सारे विश्लेषकों का ये भी मानना है कि जहां भाजपा के पास एक कोर वोट बैंक है और वो जिस तरीके से अगर विपक्षीय दल अगर बट जाते हैं उनके वोट, तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा हो सकता है उनका एक तरीके से जो पड़ रहा है वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। अभी एक तरीके से बहुत सारे विश्लेषक ये मानते हैं। तो इस पे अगर सपा का जिस तरीके से अभी रवैया दिख रहा है कि वो अब कांग्रेस के साथ अलाई नहीं करेगी, जिस तरीके से बीएसपी के साथ एक 2019 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक गठबंधन बना था, तो उसमें भी अखिलेश यादव ने कहा है कि अब उस तरीके की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि वो जो छोटे छोटे जो दल हैं उनके साथ एक अलायंस की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। तो इसमें आपको लगता है कि इस तरीके से विपक्ष का जो एंटी इनकम्बेंसी वोट्स जिसको हम कहते हैं वो अगर बढ़ जाए उस या फिर कोई एक ऐसी पार्टी, आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर कोई एक विपक्षी दल एक बेसिकली एंकर बन जाता है, उसके लिए एक 6 महीने का जो ये है उसमें क्या स्ट्रैटेजी समाजवादी पार्टी? नहीं, यदि आप उत्तर प्रदेश के पिछले 3 चुनाव देखें, वो मायावती जी जिसमें चुनाव जीती थी, उसके बाद अखिलेश यादव जी थे और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तो जनता ने निर्णायक बहुमत दिया और वो जो परसेंटेज बढ़ा वो करीब करीब 18 से 20% के बीच में उस सत्ता पक्ष का बढ़ा जो सत्ता में आए थे। तो ये जो 18 से 20% का जो वोट है सत्ता दिलाने के लिए जनता देती है, वो कोई सामाजिक समीकरण नहीं देता। वो एक उम्मीद जो होती है वोटर की कि यदि ये पार्टी सत्ता में आएगी तो हमें देगी। अब उसने तीनों सत्ता देख लिया, मायावती जी की सरकार देख लिया, योगी आदित्यनाथ की सरकार देख लिया भाजपा की, और अखिलेश यादव की सरकार का अनुभव देख लिया। अब उसके पास तुलना करने के लिए तीनों चीज़ें हैं। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट बैंक है।
वो दलित वर्ग उसके साथ है। लेकिन दलित वर्ग की यदि अब की बार चिंता देखें तो बड़ी संख्या में दलित वर्ग के नेता बसपा से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, और यदि उनके भाषणों पर गौर करें तो वो कहें कि बसपा के पास अब सत्ता वापस नहीं आने वाली। तो हर एक वर्ग को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। तो नेता तो आए, और नेता अपने साथ कितने उनके लोग अपने साथ कितनी जनता को लेकर आएंगे अभी तो भविष्य में है। लेकिन उनके यदि भाषण सुने तो दलित वर्ग में बहुत सामाजिक चेतना है इस समय कि हमें सत्ता में अपने साथ रहना। और एक पोजीशन समाजवादी पार्टी ने अपनी ऐसी बना लिया उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि किसी एक वर्ग विशेष का उसके पास नहीं है। जब से अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय नेतृत्व अपना उसका नेतृत्व संभाला समाजवादी पार्टी का, तब से हर जो सभी वर्ग हैं वो उसके साथ हैं, वो या सब वर्ग के नेताओं ने उसे ज्वाइन किया। तो वो जो भाजपा का जो आरोप था या भाजपा जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ती थी वो तो बहुत इसमें कारगर होने वाला नहीं है। नहीं, एक सवाल मुझे ये पूछना था कि हो सकता है क्योंकि हम दिल्ली में हैं और जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया का कवरेज रहता है उसमें भाजपा हमेशा हावी रहता है, लेकिन ये चुनावों की तैयारी समाजवादी पार्टी कैसे कर रही है, क्या कर रही है, अभी फ़िलहाल हो क्या रहा है? समाजवादी पार्टी किस तरीके से, क्या वो ग्राउंड में जा रही है, या फिर वो सवाल हमारे मन में यहाँ दिल्ली में बैठकर हमेशा रहता है, क्योंकि मीडिया में हम हमेशा देखते रहते हैं कि हाँ योगी आदित्यनाथ यहाँ इनॉग्रेशन किया, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए, और कुछ ना कुछ भाजपा की का जो न्यूज़ कवरेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन समाजवादी पार्टी, चाहे वो मीडिया का हो सकता है बायस हो या फिर हमें पता नहीं चल रहा है कि, लेकिन एक तरीके से जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है समाजवादी पार्टी, उसके बारे में ज़रा हमें बताएं। और अभी जो राजनीतिक एक्टिविटी समाजवादी पार्टी की क्या हो रही है, चुनावों की तैयारी किस तरीके से हो रही है? नहीं, यदि हम समाजवादी पार्टी के खाली उसके रेफरेंस में बात करें या उसके विषय में बात करें तो समाजवादी पार्टी ऐसी अकेली पार्टी है जिसके पास एक मजबूत सांगठनिक ढांचा है। चुनाव में जाने से पहले सभी पार्टी अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूत करती है। तो बूथ स्तर तक सभी जो हमारे देखने के लिए जो गतिविधि मिल रही कि अभी कोरोना काल था तो कोई भी सिवाय सत्ता पक्ष को बाकी सबको कोरोना में अंदर रहना था क्योंकि प्रोटोकॉल का पालन करना था। और ये कई बार भाजपा के हैंडल से या सोशल मीडिया पे ये आता है कि ये तो एयर कंडीशनड ऑफिस की पार्टी है। तो जब आप पर रोक है, आप कहीं जा नहीं सकते, आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना, तो आप फील्ड में तो रह नहीं सकते। कल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अब 50-100 आदमी इकट्ठा हो सकते हैं। वो अलग बात है कि उनकी मीटिंग में हजारों लोग या लाखों लोग वो क्लेम करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो अधिकृत आया वो कल ही आया कि किसी भी समारोह में, किसी भी फंक्शन में 100 आदमी इकट्ठा हो सकते हैं। इस बीच में मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने अपने सांगठनिक ढांचे को शुरू ठीक करने के लिए अलग अलग मंडलों में यात्राएं की, एक वर्कशॉप का आयोजन किया जिससे इनके सवालों का, इनके आरोपों का, इनकी जो आइडियोलॉजी है जो उसका जवाब देने का प्रशिक्षण दिया कार्यकर्ता को। और अब हर बूथ के स्तर पे हम समाजवादी पार्टी एक्टिव है। तो इस बीच में जब कोई सार्वजनिक सभाएं नहीं हो सकती थी, उसने अपना संगठनात्मक ढांचा मजबूत किया। अब जहाँ तक चुनाव के समय की बात है तो शायद ही कोई इतना अखिलेश यादव के अलावा कोई नेता होगा जो रोज 5-4 हज़ार लोगों से मिलता होगा। वो जहाँ भी रहे, वो अपने मतलब पार्टी कार्यालय पे लखनऊ में रहे या फील्ड विजिट में रहे, वो इतने लोगों से रोजाना इंटरेक्ट करते हैं। अभी चुनाव में मतलब जहाँ तक मुझे स्ट्रेटेजी की जानकारी है तो किसी भी पार्टी से ज़्यादा प्रचार और किसी भी पार्टी से ज़्यादा एक्टिविटी आपको समाजवादी पार्टी में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि उनका प्रोग्राम लेने के लिए लंबी लाइन है। समाजवादी पार्टी अब की बार जो विजिबिलिटी है वो मीडिया में भले ही ना हो, लेकिन जनता की निगाह में विजिबिलिटी है। मतलब मोमेंटम एक तैयार हो रहा है जी। और मतलब क्योंकि अब ये न्यू एज चुनाव में ये जनरली एक नैरेटिव की बात सब करते हैं कि नैरेटिव और परसेप्शन किस तरीके से देखा जा रहा है, और भाजपा इस इन दो जो पक्ष है या फैक्टर्स है इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब कैपिटलाइज करने में समर्थ रही है पिछले कुछ चुनावों में, जो एक नैरेटिव शेप करने में, एक एजेंडा शेप करने में। और उसमें लगातार उत्तर प्रदेश में पिछली बार हमने देखा कि एक
समाजवादी पार्टी को इस तरीके से, चाहे वो सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि बीएसपी, कांग्रेस, बाकी जो विपक्ष, एक समाजवादी पार्टी का जो परसेप्शन है कि हाँ भाई यहाँ यादवों की पार्टी है और इस तरीके से है, लेकिन जिसमें जो जिस तरीके का परसेप्शन आरजेडी का भी था, मगर तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले एक अपना एक ऑल इनकम्पासिंग कैरेक्टर की तरीके से एक छवि तैयार की थी, जहाँ पे वो सिर्फ यादवों की पार्टी नहीं मानी जाती थी, और उन्होंने एकदम साफ किया कि ये पार्टी आरजेडी जो है वो सभी की पार्टी है और हम मुद्दों पर लड़ेंगे, जनता के मुद्दों पे, ना कि इस तरीके के चीज़ों पे। तो उस तरीके का कुछ प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हो रहा है कि अपना परसेप्शन मैनेजमेंट, जिसको हम लोग आजकल कह रहे हैं, और नहीं, यदि मीडिया की बात करें जी या हाँ, पॉलिटिकल या नैरेटिव क्या होने एंकर की वाला बात है करें, जी जो नैरेटिव जो होता जी है, जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं, मान लिया आपने कोई नेता होगा उसका, तो उस नेता को हम उसकी जाति से जोड़ के तब आइडेंटिफाई करते हैं। पिछली बार भी यदि सरकार का मंत्रिमंडल देखें अखिलेश सरकार का, तो करीब करीब सबका उसमें साथ था। अभी पिछले दिनों 2 विधान परिषद में सदस्य चुने गए, उसमें समाजवादी पार्टी के कोटे से 2 जा सकते थे, जिसमें एक जाट था और एक मुस्लिम था, तो उसमें तो यादव नहीं था। लेकिन नैरेटिव जो आप कहते हैं कि ये भाजपा का एक, पिछली बार उन लोगों ने किया था कि नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित, जी इस आधार पर कोई फार्मूला बनाया था। यदि हम बात अब आज के कंटेक्स्ट में देखें तो बहुत से नेता उन कम्युनिटी के समाजवादी पार्टी में या तो ज्वाइन कर चुके या ज्वाइन करने की तैयारी में है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि भाजपा के एक विधायक तो अखिलेश जी से मिले ही थे, उन वर्ग का, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। यदि हम नॉन ओबीसी जाति के जो नेता हैं भाजपा में, उनकी स्थिति देखें तो वहाँ वो चुनाव जीतने के लिए उनका प्रयोग होता है, यहाँ वो कोऑप्ट होते हैं, यहाँ उनके साथ पावर शेयर की जाती है। भाजपा में पावर शेयरिंग नहीं है, तो अल्टीमेटली उन्हें यही पाना पड़ेगा। यदि आपको एक समाज का, जो उस वंचित समाज जिसे कहते हैं, जिसमें ओबीसी और दलित है, उसकी यदि योजनाएं देखें, समाजवादी पार्टी की योजनाएं देखें, तो कामधेनु योजना थी और तमाम योजनाएं थी, समाजवादी पेंशन योजना थी, वो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना थी। तो उन योजनाओं का जो एक फोकस था वो गरीब तबका था। समाज, इसमें भारतीय जनता पार्टी में फोकस दूसरा है। वो मतलब उसके जो एजेंडे पे हैं वो कॉरपोरेट्स हैं, वो उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। तो वो कहीं प्रूव नहीं कर पाए इस बात को कि नॉन यादव ओबीसी के लिए उन्होंने कुछ किया। अभी जो केंद्र सरकार में जो मंत्री थे, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि उनकी गिनती गिनाई गई। मतलब यदि कोई किसी जाति का मंत्री बन जाता है तो उससे उस जाति का दुख दर्द कौन सा दूर हो जाता है। एक तरीके से ये दिखाता है कि शायद भाजपा बहुत ही वीक विकेट में है अभी, कि आपको बताना पड़ रहा है कि आप कितने ये ले रहे हैं। उससे पहले, ये कैबिनेट रिशफल से पहले हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से कई सारे एमएलएज, भाजपा के एमएलएज योगी के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोले हुए थे। तो कहीं आपको ये लगता है कि मतलब भाजपा इस तरीके से सांगठनिक तरीके से भी कमज़ोर हुई है यूपी? नहीं, हमें तो ये मालूम है कि कोरोना के बाद से ही उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक और सामाजिक संतुलन के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है। कई बार तो तारीख भी घोषित हो चुकी, लेकिन आज तक वो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली कुछ और चाहती है और लखनऊ कुछ और चाहता है। तो वहाँ तो क्योंकि मीडिया हमारा दूसरा एक तरीके से है। पिछली बार इन्हीं दिनों में जब अखिलेश जी की सरकार थी तो बड़े बड़े होर्डिंग और मीडिया के जो इंटरव्यूज थे या मीडिया की जो रिपोर्ट्स थी, वो समाजवादी पार्टी के विघटन की खबरें दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ एक पार्टी जिसका मजबूत पार्टी होने का दावा करती है, वो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रही, इस खबर को कोई नहीं दिखा रहा। वो क्यों नहीं हो पा रहा? तो यदि लिस्ट भी है, दिल्ली से भी ग्रीन सिग्नल है, वो भी खबरें आ चुकी कि सब लोग साथ बैठ के बात कर चुके, लेकिन या तो कहीं ना कहीं एक अविश्वास है एक दूसरे के ऊपर, या एक ऐसी चीज़ है जो पब्लिक को नहीं बताई जा रही है, भी हो सके चुनाव के समय सामने आएगी।
और ये जो, हाँ, ये बिल्कुल, ये एक बात आपने सही कही। लेकिन ये जो कोरोना के दूसरे वेव में जिस तरीके से यूपी का जो चरमराता हुआ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा, उस वो क्यों 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 कोई भी राजनीतिक पार्टी उसको उठा नहीं पा रही है, और क्यों वो राजनीतिक मुद्दा बन नहीं पा रहा है, जबकि अभी भी हम देख रहे हैं कि एक मिस्ट्री फीवर जो चल रहा है जहाँ पर कई बच्चे मर रहे हैं। ये हेल्थ का जो इशू है जो कि पिछले 2 साल में एकदम उभर कर आया, और ख़ास करके यूपी में। वहीं हम देख रहे हैं बाकी दक्षिण भारतीय स्टेट्स में अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट मशीनरी काम कर रही है, जहाँ यूपी में जो सबसे बड़ा अभी ये मुद्दा है गरीबी और बेरोज़गारी और महंगाई को लेकर के अलावा, जो ये हेल्थ चरमराता हुआ जो पूरा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने में क्यों असफल है कोई भी राजनीतिक दल? मुद्दा बनाने से यदि कोई चीज़ आपको सफलता मिलती है तब जनता आपके साथ जुड़ती है। मुझे जो बकाया भुगतान है उसका याद आता है एक उदाहरण इसमें, कि जब हम कहते हैं कि क्यों मुद्दा नहीं बन रहा, विपक्ष की पार्टी ने कम से कम 30 बार ज्ञापन दे के आंदोलन करके किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। तो जनता ये मान चुकी कि ये सरकार का यदि एक ही तरीका है इसके साथ बात करने का, वो है चुनाव। चुनाव में इनको बदलना। उसे ये है कि ये सरकार इनसेंसिटिव है। 1 साल हो गया किसान आंदोलन को। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो कोरोना का मुद्दा या बुखार का मुद्दा जनता के मन में है, लेकिन वो और वो कहीं ना कहीं ये वोटिंग पैटर्न को अफेक्ट करेगी या बिल्कुल इन्फ्लुएंस करेगी। बिल्कुल ऐसा कोई घर नहीं है जिसका कोई ना कोई रिश्तेदार, जिसका कोई ना कोई परिचित इससे प्रभावित ना हुआ हो। वो घूमा है। आपको मैं बता दूं एक छोटा सा एग्जाम्पल। सरकार ने एक घोषणा की कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कि जिसके पास सौदा करने का सामर्थ्य नहीं है उसे हम 5,000 रुपया देंगे। वो कहाँ से मिलेगा? यदि किसी की कोरोना से मौत हुई तो सरकार उसके लिए सहायता की घोषणा की है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सरकार वो अपने सब को रख के डीएम के ऑफिस के पास जाए, वहाँ का फॉर्म भरे, फिर वहाँ से एक लाइन में लग के वहाँ से 5,000 रुपया ले। ये सरकार बताए कि कितने लोगों ने वो लिया। यहाँ पे ये हुआ कि जो दवाई मिलेगी वो भी डीएम के यहाँ से मिलेगी। हॉस्पिटल में कोई बीमार है उसे कहा कि पहले आप डीएम से लिखवा के लाइए। तो शायद इससे बड़ी प्रशासनिक विफलता कोरोना के टाइम में किसी सरकार की नहीं थी। और उसका नतीजा ये है कि पूरे जितने भी दुनिया के अखबार हैं सबने गंगा तट की खबरें छापी जिसमें डेड बॉडीज थी, और सरकार ने जब उसे छिपाने की कोशिश की, अपने लचर तर्कों से चद्दर खिंचवा के उसे रखवाने की कोशिश की, तो वो भी साथ में है। लेकिन एक कोई चीज़ के ब्राइट चीज़ें भी हैं, मतलब जो ठीक चीज़ें लाती है। किसान आंदोलन ने मीडिया को एक रिडंडेंट या जिसे कहते हैं बेकार बना दिया जो जनता है, क्योंकि उसके मुद्दे नहीं उठा रहे। अब ये हुआ जैसे किसान को पहले खालिस्तानी बताया गया। जो किसान यहाँ पे आए उत्तर प्रदेश से, वो बैठे यहाँ पे, उसने कहा ये तो हमारे जैसे किसान हैं, लेकिन कुछ चैनल उनने खालिस्तानी बता रहे थे। उसके बाद कुछ चैनल ने आतंकवादी बताया, लेकिन जब वो आके बैठे तो उन्होंने देखा तो हमारे जैसे किसान हैं। तो जो भाजपा तो अपनी मीटिंग कम करती है, उनका जो माउथ पीस है चैनल वो 24 घंटे प्रचार करते थे। तो उसने देखा कि ये तो झूठ बोलते हैं। जब उसने अपना एक्सपीरियंस कर लिया, आज की स्थिति ये है कि लोगों ने अपनी पसंद का कंटेंट देखना शुरू कर दिया। यदि मुझे आप में इंटरेस्ट है, यदि मुझे वायर में इंटरेस्ट है, तो मैं सीधा वायर के वीडियो पर जाता हूँ, मैं टीवी चैनल पर समय खराब नहीं करता। तो ये जो स्प्लिट है मीडिया का, ये भाजपा का सबसे बड़ा नुकसान है जी। क्योंकि जो एक वो कैफेटेरिया अप्रोच जो आई है उसमें सबको ये मालूम है कि सच कहाँ पे मिलेगा, तो वो सच के लिए उसने जगह छोड़ देख लिया। अब वो टेलर्ड कंटेंट से नहीं आप उसे प्रभावित कर सकते। वो यूथ जो है उसके पास ये एड्रेस है, मान लें मुझे कोई स्पेशल किसी के सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं उस पर्टिकुलर साइट पर जाता हूँ। पिछली बार ये सुविधा नहीं थी, यदि 2017 में नहीं थी, तो ये एक मीडिया का बहुत बड़ा एक रिसर्च का इशू है कि अब मीडिया कैसे प्रभावित करता है। आपका इन चुनावों में एक राजनीतिक रोल रहेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा वेस्टर्न यूपी में खास करके। तो आप वेस्टर्न यूपी में 2017 से लेकर आज के बीच में क्या सोशल और पॉलिटिकल चेंजिंग देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं उसको, और उसमें सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दे आने वाले चुनाव में क्या होने चाहिए या क्या होंगे? मुझे एक मतलब मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी इसलिए हूँ कि मुझे एक चुनाव में भाग लेने का मौका मिला। 2017 में मैं यहाँ पे प्रत्याशी बन के आया थाना भवन विधानसभा में,
और वो ऐसा दौर था जब भावनाएं चरम पे थी। हिंदू जाट और मुस्लिम के बीच में एक गहरी खाई भाजपा के प्रचार से थी। उस समय पे कुछ मेरे साथ लोग जुड़े, हम लोगों ने कोशिश किया, क्योंकि ये एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट लेके हम लोग चल रहे थे, या विधानसभा नहीं डिस्ट्रिक्ट लेके चल रहे थे। और मुझे खुशी है कि शामली में महापंचायत हुई, जो हम लोगों के समय में 14-15 हज़ार लोग मेरी बात समझ पाए थे, आज उस बात पे यकीन करने वाले लाखों लोग हैं। और ये प्रमाणित भी हुआ, जो मेरे गांव में जो पंचायत हुई बैसवाल में उसमें, और फिर मुजफ्फरनगर में जो किसान पंचायत हुई, तो हम लोगों का जो प्रयास था 15 जो अखिलेश यादव जी ने मुझे जो चुनाव में टिकट दे के भेजा था, आप भी उस समय हम लोग बात कर रहे थे कि ये तो शुरुआत तो कहीं से न कहीं से करनी पड़ेगी, वो शुरुआत सफल हो रही। अब मुझे याद है 2017 में आप लगातार इस भाईचारे की बात अपने छोटे छोटे घरेलू मीटिंग्स में भी कह रहे थे कि साथ होना पड़ेगा सबको, इस तरीके से अगर अपने मुद्दे, अपने लाइवलीहुड इश्यूज को सामने रखना है तो हम उसमें सफल है जी। तो मेरा जो अब की बार का जो अनुभव है वो ये है कि जो मैंने पहले भी कहा कि डेमोक्रेसी में या प्रजातंत्र में भावनाओं का महत्व है, लेकिन उसकी सीमा भी है, वो सीमित होती है, उसे बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। तो ये भाजपा का अब की बार चुनाव प्रचार में इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा कि उन्होंने दिया क्या। भावना तो ठीक है, आपको सत्ता सौंप दिया, लेकिन उस सत्ता के बाद में आपने किसी को क्या दिया। और मुख्य तो यहाँ पे किसान है। मैं अभी पिछले हफ्ते में कम से कम 100 मीटिंग मैंने किसान और मजदूर का किया, जाति धर्म सब मेल्ट हो चुका। मतलब सारे ग्रुप्स के लोग, सारे जो कम्युनिटीज के लोग सब मीटिंग में आते हैं। मतलब जो भाजपा की मीटिंग है वो तो उसमें होने लगी, और उसमें उनके संगठन के लोग रहते हैं, लेकिन जो अपोजिशन की मीटिंग है, कोई भी अपोजिशन की मीटिंग हो, कोई भी उसमें कोई भी दल हो सकता है, उसमें सभी धर्म के सभी जातियों के लोग सम्मिलित हैं जी। और उनके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे वही हैं जो लोग रोजाना के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ये चुनाव तो जनता लड़ने वाली है जी। ये चुनाव। और इसमें समाजवादी पार्टी का नारा क्या होगा? समाजवादी पार्टी का नारा होगा कि हम आपको आपका ड्यूज देंगे, हम आपको, जैसे आस है विश्वास है, यदि हम हैं तो आप विश्वास करिए कि आपके साथ सरकार रहेगी। और समाजवादी पार्टी इन्हीं लाइवलीहुड इश्यूज में चुनाव लड़ने वाली है जी। तो इसी बात पर हम अपनी चर्चा समाप्त करेंगे। लाइवलीहुड इश्यूज और इस तरीके से जो आर्थिक मुद्दे हैं लोगों का, और एक सांप्रदायिक जो ताना बाना जो तनाव हुआ था, उसको ख़त्म करने के लिए प्रोफेसर सुधीर पंवार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चुनावी प्लेटफॉर्म पे उतरेगी। इसी बात पर हम अपनी चर्चा समाप्त करेंगे। आने वाले 6 महीनों में हम लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, वहाँ से अलग अलग पर्सपेक्टिव्स लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।